हमने क्वेश्चन नंबर 22 देखा था, एएस नंबर 10 का। ठीक है। सबसे पहले आपने कॉस्ट निकाल ली, ये तो सिंपली सारी कॉस्ट को ऐड करना था। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। बट यस। यहाँ पे आपको एक चीज बोली थी कि जो आपका प्लांट है, न्यू प्लांट, उसमें एक मोटर है। ठीक है। जो आपकी क्या है, प्लांट में एक मोटर सेपरेट कंपोनेंट की तरह रह रही है, जिसका परचेज प्राइस कितना है, 5 लाख रुपीज। और टोटल परचेज प्राइस कितना था, 30 लाख रुपीज। मतलब 1/6 वॉज रिलेटेड टू मोटर। तब पूरी की पूरी कॉस्ट का 1/6 किसका मान लोगे, मोटर का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ परचेज ही करा हुआ, उसकी डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट भी लगेगी, इंस्टॉल भी करवाया होगा मोटर को, सारे एक्सपेंसेस उसके मोटर से भी रिलेटेड होंगे। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आपने डाल दिया मोटर में। ये आपका रिमेनिंग बैलेंस आ गया प्लांट की कॉस्ट का। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इन्होंने कुछ नोट्स दिए कि आपका इंटरेस्ट जैसे है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ऐड नहीं करा, वो सब चीजें। फिर आपकी बात आई मोटर रिप्लेसमेंट की। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम टोटल कॉस्ट में से हम लोग ने मोटर का कॉस्ट डिडक्ट ही क्यों करा है ऐसे? क्योंकि उसको बोला कि एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह दिखाना है, सेपरेट पार्ट मानना है। तो उसका हम लोग अलग से ही ट्रीटमेंट करेंगे टोटल अलग लेके टोटल चलना। को रीजन भी आप ये टोटल कॉस्ट। कि उसकी यूजफुल लाइफ भी अलग है। आपकी प्लांट की 10 ईयर्स है, मोटर की 6 ईयर्स है। और आपका यस। ईयर 4 के बाद मोटर रिप्लेस भी हो रही है। हम्म। ये वो वाली बात है कि हम कह रहे थे ना कि या तो हमें इनिशियली से ही पता हो, जो सेपरेट कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट पता हो। नहीं पता होती तो हम नए वाले का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका डब्ल्यूडीवी करते हैं। बट यहाँ पे हमें इनिशियल लेवल से ही उसकी कॉस्ट बता दी। तो इनिशियल लेवल में ही हमने उसका कॉस्ट कर दिया 1/6 पार्ट। ठीक है। उसके बाद यस। आपका मोटर रिप्लेस हो रही है। अब रिप्लेस कब हो रही है वो देखो आप। स्टार्टिंग में हमने मोटर की यूजफुल लाइफ टोटल मानी थी 6 ईयर्स। और रिप्लेस कितने साल बाद हो रहा है, 4 ईयर्स बाद। तो कितना डेप्रिसिएशन, 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। टोटल आपकी मोटर की कॉस्ट आपने ली थी 5,63,333। 6 ईयर्स की यूजफुल लाइफ में आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे। अभी तक 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लग चुका, तो कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, 375, 555 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है ना। तो अब डब्ल्यूडीवी बच कितनी रही है, 18778। यहाँ पे आके आपने इस मोटर के पार्ट, मोटर को रिप्लेस कर दिया, तो मतलब ओल्ड वैल्यू का आप डी रिकग्नाइज कर दोगे। ये ओल्ड डब्ल्यूडीवी है, ये डी रिकग्नाइज हो जाएगी। और न्यू वाली कितनी है, जो न्यू आपने परचेज करा है, कितने में करा है, 6 लाख रुपीज, वो अब कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट। यहाँ तक किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। क्लियर। पहले आया था बस कि वो जो 5 6 4 टाइम्स 3 है ना, वो नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे लिया, बट बाद में वो डाउट तो क्लियर हो गया। और ये दिक्कत आ रही थी जैसे कोस्ट वाला, तो पता है कि पहले तो कोस्ट निकलेगी, हम्म। स्टार्टिंग जो स्टेप होता है। आगे के स्टेप जैसे जो नाम है, जैसे रिकॉग्निशन, ये सब। सबसे पहले आपने एसेट की कॉस्ट निकाली। हाँ। रिकॉग्निशन मतलब आपका सबसे पहले तो इनिशियली रिकॉग्नाइज कितने पे करा वो कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद मोटर रिप्लेसमेंट। रिकॉग्निशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज को अपनी बुक्स में एज एन एसेट दिखा रहे हो। तो एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है, और सब्सिक्वेंट को एक्सपेंडिचर उस पर हम देखते हैं कि या तो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है तो पीएनएल में, और एज एन एसेट दिखा रहे हो तो कैपिटलाइज। तो ये मेजर रिप्लेसमेंट था, हमने एज एन एसेट दिखाया तो उसको पहले हमने कैपिटलाइज प्लान कर दिया। किया, हमने मोटर भी निकाली। हाँ, पहले आपने टोटल निकाली इनिशियली, फिर उसके बाद 4 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं। जैसे ये आपकी बात हुई थी ईयर 0 पे। ईयर 0 पे आपने प्लांट रिकॉग्नाइज करा, मोटर रिकॉग्नाइज करी। ठीक है। फिर ईयर 4 पे आके आपकी मोटर हो गई रिप्लेस। अब जिस दिन रिप्लेस हुई उस दिन उसकी डब्ल्यूटीवी दे रखी थी, आपने ये कैलकुलेट कर ली थी, वो डी रिकॉग्नाइज कर लो, न्यू वाली अब कैपिटलाइज कर लो। क्लियर। इसके बाद आपने क्या बोला, had estimated the useful life of new motor to be 5 years। मतलब ये 6 लाख जो है 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट हो जाएंगे। Also the company revalued its entire class of fixed assets at the end of year 4। जिस दिन ये आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है ना, उसी दिन पे रिवोल्यूशन भी हो रहा है, ईयर 4 के एंड पे ही। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज अ होल इज 25 लाख। मतलब मोटर इंक्लूडेड है उसमें, प्लांट एज अ होल की बात कर रहे हैं। टोटल की आपकी फेयर वैल्यू 25 लैक्स है। और उसी दिन तो आपने मोटर परचेज करी है ना 6 लैक्स की। तो मतलब फिर से हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, मोटर 6 लैक्स एंड रिमेनिंग प्लांट 9 लैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे को एक चीज बताओ। सबसे पहले मोटर का तो हो गया, प्लांट का आप 19 लैक्स की वैल्यू मान लो फेयर वैल्यू।
तो आपको रिवैल्यूएशन गेन लॉस निकालने के लिए उसकी वहां की डब्ल्यूडीवी चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी उसकी बेसिस से निकलेगा। डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे? इनिशियली टोटल अमाउंट थी 28,16,667। टोटल यूजफुल लाइफ वॉज 10 years। एंड अभी तक कितने इयर्स हो चुके? 4 years। तो 4 years का डेप्रिसिएशन लेस करो, क्या वैल्यू आ रही है? 168 ये डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस कर दिया तो आपकी ये डब्ल्यूडीवी आ गई। ये आया क्या खुशबू? आ रही है सेम। रिवैल्यूड अमाउंट समझ आ गई 19 lakhs। तो इसका डिफरेंस आपका रिवैल्यूएशन गेन आएगा। कहाँ पर डिफरेंस आएगा? मैंने 16,90,000 आ गया, उसमें 6 लाख ऐड कर दिया न्यू मोटर का और डब्ल्यूडीबी और ओल्ड मोटर माइनस कर दिया डायरेक्ट। तो उससे मेरा 2102,223 आ गया। और फिर मैं उसमें और मेरी 5 लाख में डिफरेंस निकाल के रिवैल्यूएशन गेन निकाला। वो आपको सेपरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दो सेपरेट ही एसेट मान के चल रहे हैं। बट मैंने अगर डायरेक्ट उसमें से डब्ल्यूडीबी माइनस कर दिया, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला अमाउंट माइनस करा मोटर का, तो इसमें आपने यहाँ पे वैल्यू ली 16,90,000। ये तो आपने डब्ल्यूडीवी सिर्फ ले रखा है प्लांट का, ठीक है। सिर्फ प्लांट के डब्ल्यूडीवी में से आप मोटर का डब्ल्यूडीवी लेस कैसे करें? जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वो टोटल एसेट का डब्ल्यूडीवी होता है हमारे पास, उसमें से हमें ओल्ड हटाना होता था। यहाँ तो हमें ऑलरेडी अलग पता है ना उसका, ठीक है। जैसे कल जो मैं एग्जांपल ले रही थी, आपके पास सपोज कोई कार है, उसका मैंने बोला था कि आपके पास पूरी कार की डब्ल्यूडीवी है और एक इंजन रिप्लेस हो रहा है आपका, तो आप इंजन की न्यू वैल्यू ऐड कर दोगे और ये ओल्ड वाली रिमूव कर दोगे। बट इस क्वेश्चन में आपके इस पूरी कार की वैल्यू नहीं है, पूरे एसेट की वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसी वाले पार्ट की है। तो आप सिर्फ इसके पार्ट में से इसकी डब्ल्यूडीवी को हटा ही क्यों रहे हो? इनको सेपरेट लेके ही चलो, है ना। इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? आपका हो रहा है, हमें समझ आ रहा है पीछे? आपने उस दिन की डब्ल्यूडीवी निकाल ली, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई हमारी, टोटल 25 लाख थी, जिसमें से 6 लाख की मोटर है, रिमेनिंग की प्लांट है, तो ये रिवैल्यूएशन गेन आ गया। अब जो 19 lakhs है, ये रिमेनिंग 6 years में डेप्रिशिएट हो जाएंगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट कंसेप्ट आ रहा है डी रिकग्निशन का, वो देखो। एट द एंड ऑफ ईयर 8 मतलब यहां से और 4 साल बाद, यहां से और 4 साल हो गए आपके, क्या करा इन्होंने? द कंपनी डिसाइड्स टू रिटायर द प्लांट फ्रॉम एक्टिव यूज एंड ऑल्सो डिस्पोज द प्लांट एज अ होल फॉर ₹6 lakhs। अब वो कह रहे हैं पूरा का पूरा प्लांट आपने 6 लाख रुपीज में बेचा है। अगेन आपके पास तो डब्ल्यूडीवी मोटर की अलग होगी और प्लांट की अलग होगी, एक्सेप्ट मोटर वाला पार्ट। तो आपको दोनों की डब्ल्यूडीवी अलग है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस भी तो अलग पता होना चाहिए था ना, जब भी तो गेन लॉस निकाल सकते हो। रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब बात आती है रेशियो में किस में करें, तो इन्होंने बोला है कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट है ना, उस रेशियो में डिवाइड करें। हम इनिशियल वाला जो हमने रेशियो लिया था 1/6 5/6, उसमें भी कर सकते थे एक्सेप्शन लेके, लेकिन वो इसलिए नहीं करा क्योंकि बीच में रिवैल्यूएशन हुआ है, और रिवैल्यूएशन होने के बाद तो वैल्यूज चेंज होगी। तो आपने किस में करा? उनकी कैरिंग अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? हमें टोटल लॉस निकालना है, मतलब यस मैम। उसी टाइम टोटल डब्ल्यूडीबी लेके और 6 लाख माइनस करके लॉस ऑन सेल भी निकालना। लॉस ऑन सेल टोटल भी निकाल सकते हो, लेकिन जब हम सेपरेट लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने सेपरेट ही निकाला है, शुरू से सेपरेट कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका जो रिवैल्यूएशन गेन था, कहाँ पे चला जाएगा वो? एसेट डिस्पोज ऑफ होने के बाद जनरल रिजर्व या रिटेनर, क्या चीज? आपने क्या पूछा? गेन अब डी रिकग्निशन के बाद कहाँ पे जाएगा? रिजर्व। हाँ, फ्री रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग्स या जनरल रिजर्व। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा था ये पूरा, इसमें आपका रिवाइज हो रहा था चैप्टर। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना AS26। AS26 के बारे में कौन बताएगा, क्या पढ़ते हैं हम इसमें? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट आ रहा है। इसमें बोल रहे हैं एंटिटी ए हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कैपिटलाइज्ड इन द ईयर until the following year, but provides for a full year's depreciation in the year of disposal of asset.
वगैरह आप ना ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। जिस साल आप एसेट्स को सेल करते हो पूरा का पूरा उसी साल करते हो, तो ठीक है, ये गलत है। मतलब इसमें तो गलती था, बट ये हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये करते हैं। एसेट को क्यों रिड्यूस करते रहते हैं? फील्ड आपका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पता है इंक्रीज क्या होती है? डेप्रिसिएशन आपका टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इसको कहाँ से चार्ज करते हो? पीएनएल से। मतलब आपका पीएनएल तो अल्टीमेटली इफेक्ट हो रहा है ना, आपको मेन चीज चाहिए होता है पीएनएल पे इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो प्रोवाइड फॉर मतलब पीएनएल रीजन बीइंग पता है क्या होता है? आप उस एसेट को यूज कर रहे हो, रेवेन्यू उससे कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, इनकम आ रही है, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्सपेंस भी पीएनएल में चार्ज करना होता है, मैचिंग कंसेप्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेवेन्यू तो हर साल डाल रहे हो, एक्सपेंस सीधा लास्ट में, वो गलत है। ठीक है, चलो अब AS26 स्टार्ट करेंगे। कौन बताएगा AS26? कोई तो बोलो। इंटेंजिबल एसेट्स तो बच्चों वाला है। मुस्कान बताएगी। हाँ, आप जो टर्म बोल रहे हो आपको एक्सप्लेन भी करनी है। अब आप बोलोगे नॉट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, वो एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, और मतलब आप लोगों के माइंड में सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट सुनते ही आता है एक ऐसा एसेट जो हम देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बस होता है वो। ठीक है, लेकिन जो चीज आप बोलते हो ना, उस वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन होती है, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन नहीं होती। जैसे गुडविल इंटेंजिबल है। गुडविल, हवा भी इंटेंजिबल है, बट वो आपकी एसेट नहीं है। हवा मैम को आइडेंटिफाइबल भी होनी चाहिए। आइडेंटिफाइबल मतलब मैम मतलब मतलब बिजनेस की काफी सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड। तभी वो हम्म। एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम लोग को दे कहीं ना कहीं। हाँ, हम उसको कोई भी बिजनेस से अलग करके सेपरेट सोल्व कर सकते सॉल्व कर सकता है, कोई भी चीज इंटेंजिबल तो होगी, लेकिन आपकी एसेट पता है कब होगी? जब पहली बात तो हमने एक चीज पढ़ी थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए आपको उससे, और उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए और कॉस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज तो हम पढ़ के आए थे। कंट्रोल क्या होता है? कि हम सामने वाले को, हाँ, हमारे पास राइट होता है कि हम सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लाइक आपका मोबाइल फोन है, आप किसी और पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उसको यूज ना कर सके, बट क्या आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या बैठ के हवा सांस नहीं लेनी? नहीं कह सकते। आपका कंट्रोल किस चीज पे? आपके फोन पे, वो आपका एसेट है, लेकिन ये जो हवा है ये आपका एसेट नहीं है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट देखो एक ऐसी चीज है जो आपको दिख तो रही नहीं है, बट स्टिल आप उसको अपना एसेट कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो? क्या आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई लाइसेंस है, आप उसको अपना लाइसेंस को कैसे अपना एसेट कह सकते हो जब आप किसी और को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? ठीक है, मशीनरी तो चलो हम फिर भी एक बार कह रहे थे कि भाई हमारे पास रखी है, हमारे गोडाउन में हम यूज कर रहे हैं, हमारा एसेट है, लेकिन जो इंटेंजिबल है वो तो दिख ही नहीं रही ना, फिर भी आप उसको अपना एसेट अपना कैसे कह रहे हो कि आपका उसके पास कंट्रोल होता है, राइट? तो इसकी डेफिनेशन में आपने जैसे फर्स्ट टर्म बोली आइडेंटिफाएबल। आइडेंटिफाएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा एसेट, एक ऐसी चीज जिसको हम पूरा बिजनेस डिस्पोज ऑफ करे बिना भी सेल कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या आप अपना बिजनेस बेचे बिना अपनी गुडविल को बेच सकते हो? बिजनेस बेचे बिना गुडविल तो नहीं बिक सकती। क्या आप अपना बिजनेस बेचे बिना, आपके पास कोई लाइसेंस था वो किसी और को दे सकते हो? लाइसेंस क्यों नहीं दे सकते? दे सकते। लाइसेंस बिजनेस वाला कह रहे हैं, किसी को अलग करेगा। नहीं नहीं, कुछ चीजों का ट्रांसफरेबल लाइसेंस हाँ, होता है, आपके इसको प्रोडक्शन का हाँ, वो लाइसेंस कर था, सकते कोई भी लाइसेंस है, कोई ट्रेडमार्क है, सेल कर सकते हो नहीं कर सकते? कॉपीराइट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो वो सब आपके एसेट्स होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाएबल है। ठीक है, गुडविल नहीं होती बिकॉज वो आइडेंटिफाएबल नहीं है। गुडविल हम सिर्फ परचेज वाले लेते हैं, हम अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एसेट ही नहीं मानते। मैम हम जैसे इंटेंजिबल का मतलब तो ये होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं सकते, तो वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, कैसे? क्योंकि लाइसेंस तो
हमारे पास कॉपी होती है ना लाइसेंस। हाँ, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है ना, एक पेपर फॉर्म में होता है। ऐसे तो ट्रेडमार्क और ऐसे तो हर चीज का कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना, उस चीज का प्रूफ है सिर्फ आपके पास। ठीक है। और जो आप गुडविल का पूछ रहे हो ना, गुडविल पता है हमारी एसेट क्यों नहीं होती? क्या आपको गुडविल जनरेट करने की अलग से कॉस्ट पता होती है? अब सपोज नायका है, नायका ब्रांड है आपकी, ओवर द पीरियड बनी है, एक दिन में तो नहीं बनी। क्या आपको पता है कि गुडविल बनाने में क्या कॉस्ट लगी? धीरे धीरे नाम बनता है आपका टाइम के साथ, बट अलग से कॉस्ट नहीं पता, तो हम किस वैल्यू पे दिखाए? नहीं पता। परचेज वाली तो आप अमलकमीशन में सीखते हो निकालने की, जितने के एसेट्स मिले, जितना आपने परचेज कंसिडरेशन दिया, दोनों का डिफरेंस गुडविल। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है? जो मनी की फॉर्म में ना हो, जिसका हम फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकते। ठीक है। जैसे कि डेटर्स है, एग्जैक्ट पता होता है आपको उनसे कितने पैसे देने हैं। लोन है, एग्जैक्ट पता होता है कितने पैसे देने हैं। दैट इज योर मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी लायबिलिटी। लेकिन ये टेबल है, एग्जैक्ट पता है ये कितने की बिकेगी आज मार्केट में। सब अलग अलग बोलेंगे प्राइस। अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ ये कितने की आप परचेज करोगे, क्या आप लोग सब एक सेम प्राइस ही बोलोगे? तो सब अलग बोलेंगे, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई बोलेगा मेरे को चाहिए ही नहीं। सबकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो नॉन मॉनेटरी एसेट होते हैं जिसकी एक फिक्स अमाउंट नहीं होती। ठीक है। तो आप AS 26 में जो इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं हम, क्या उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है? आपको अपना ट्रेडमार्क किसी को देना है, अपना पब्लिशिंग राइट किसी को देना है, तो क्या सब सेम प्राइस पे लेंगे? नहीं। सो इट इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस। ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन होती है इंटेंजिबल एसेट्स की। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये लाइन कहीं बड़ी बड़ी लगेगी आपको। हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कहाँ पढ़ी थी? PPE में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों ही एसेट, एक इंटेंजिबल है, एक टेंजिबल है। एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखो। आइडेंटिफाइबल मीन्स एंटरप्राइज could rent, sell, exchange, or distribute the specific future economic benefits attributable to the asset without also disposing of future economic benefits that flow from other assets used in the same revenue earning capacity। मतलब आप उसको इंडिविजुअली रेंट, सेल, एक्सचेंज कर सकते हो बाकी एसेट्स बेचे बिना। ठीक है। ये क्या हो गया? एक बार रीड करो ये जो डेफिनेशन दे रखी है आपको। इसके आगे आपका नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन दे रखी है। एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। फिर एसेट का मीनिंग बताया। रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। फिर कंट्रोल का मीनिंग बताया, जिससे आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, जिससे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक्सेस ऑफ अदर। जैसे सपोज रोड है, अब आप जिस रोड से आते हो, बेनिफिट्स तो आपको उससे भी है, बट क्या आप किसी और को उस पे से आने से रोक सकते हो? तो क्या वो आपका एसेट है? नहीं। हम इसमें एक मतलब बताना, रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटरप्राइज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एंटरप्राइज है था कौन सी वाली थी? कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसपे एंटरप्राइज का कंट्रोल होना चाहिए, उसको हम ऐसे बोलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में तो कभी एक्वायर करा हो ना आपने, कैश दे के लिया, कुछ किसी से नॉन मॉनेटरी फॉर्म में लिया, कैसे भी लिया। क्या कस्टमर लॉयल्टी आपके इंटेंजिबल एसेट होती है? कस्टमर इंटेंजिबल एसेट आप बुक में रिकॉग्नाइज कर सकते। क्या आप मेरे लिए कितने लॉयल स्टूडेंट्स हो, ऐसा 101% आप मेरे पास ही पढ़ोगे लाइफ टाइम। कल को कोई और टीचर मिल गया आपको कम प्राइस पे या कुछ भी और ऐसे बेटर फैसिलिटी देता हुआ, आप 2 मिनट नहीं लगाओगे शिफ्ट होने में। तो कस्टमर कोई लॉयल नहीं होता, सबको बेटर सर्विस चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं, लॉयल कौन होगा? जिसको जहां बेस्ट मिलेगा वो उधर जाएगा, है ना। तो कस्टमर लॉयल्टी पे क्या आपका कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? नहीं होता। तो कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट इंटेंजिबल एसेट एज योर लॉयल कस्टमर विल डिसाइड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर सप्लायर्स। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट होती है? स्टॉक ट्रेनिंग।
एक्सपेंस होता है, एसेट नहीं होता। नहीं होता। रिपेयर करने के बाद वो छोड़ के तो सकते हैं। वो भी तो छोड़ सकते हैं ना, क्या आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यही रहना है? नहीं। कल को आपने एग्रीमेंट भी करा लिया, भाई बंदा ही मर गया, क्या करा लोगे? एसेट तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस इट मींस इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब एक चीज बताओ मेरे को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपका एमसीक्यू है स्टडी बिट में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है या पीपी होता है? इंटेंजिबल एसेट। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करके लाते हो, तो आप उसको अपनी बुक्स में इंटेंजिबल एसेट दिखाते हो या पीपी दिखाते हो? पीपी दिखाते हो। क्या जब आप परचेज करके लाते हो एकदम ब्लैंक आता है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है? वो तो मतलब वो तो डिफॉल्ट तो सबके में होता है, जो हमारे पास जो स्पेशल होता है वही हमारे होते हैं। बेसिक तो इंस्टॉल होते ही हैं आपके सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक वर्जन, एक्सेल वगैरह। क्या आप सबके लिए पेमेंट अलग से देकर आते हो? ऐसा तो नहीं होता। फिर भी आप पीपी क्यों दिखा रहे हो? सॉफ्टवेयर तो है। सेंसिबल वो क्योंकि हमारा ये asset है तो कंप्यूटर कंप्यूटर है। है। हाँ, प्रिंसिपल एसेट आपका कंप्यूटर है। आपने कॉस्ट किसकी पे करी है? कंप्यूटर की। जब आप परचेज करने गए थे, आपने क्या पूछा था? सी लैपटॉप कितने का? क्या आपने ये पूछा था इसमें ये सॉफ्टवेयर ये कितने का है? उसके बाद आपने कुछ अलग से इंस्टॉल करवाया, सपोज टेली सॉफ्टवेयर डलवा लिया, एसएपी डलवा लिया, ये कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करवाया, उसकी कॉस्ट तो आपको पता है ना। तो जो आपका परचेज के टाइम पे आता है, मतलब कि आपने जब कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करा, उसमें जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, वो तो आपके लिए ऐसा पीपी ही जाएगा, अलग से शो नहीं करूंगी, अलग से कॉस्ट नहीं पता। और जो आपने सेपरेटली परचेज करा है, सेपरेटली आपको उसकी कॉस्ट पता है, परचेज करा है या डेवलप करा है, उसको आप इंटेंजिबल एसेट दिखाओ। क्लियर है? तो अभी कोई आपसे पूछे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एट फर्स्ट इंस्टेंस आप उसको इंटेंजिबल एसेट ही बोलोगे, लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर परचेज है तो वो पीपी हो जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? बेसिक चीजें, मीनिंग, डेफिनेशन। अब यहां से लेके अगले 2-3 पेज आपको बिल्कुल सिमिलर लगने वाले हैं जो हमने अभी तक पढ़े। पहला है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एसेट को हम बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जैसे अभी कोर्स को चेक करना होते हैं फ्यूचर कोर्स लाइब्रेरी हाँ, कॉस्ट रिलायबली मेजर होते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। ये एस टेन में बताया था कि ये आपको बहुत जगह मिलेगा। एसेट को हम रिकॉग्नाइज ही तभी करते जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पे होता है? कॉस्ट पे। एवरी क्या चीज आप कुछ बोल रहे थे क्या? कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? अगर परचेज करा आपने कैश में, क्या क्या कॉस्ट आएंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट्स लेस हो जाएंगे, नॉन रिफंडेबल। डीकमीशनिंग इसमें तो कैसे आएगा? वो तो पीपी में होता है, ठीक है। तो आपके परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टैक्सेस। एंड अगर इन द नेचर ऑफ अमलगमेशन है, अमलगमेशन अभी हमने करा नहीं, बट इतना बेसिक आइडिया होगा, 2 टाइप्स का होता है, परचेज एंड मर्जर। परचेज के केस में आप फेयर वैल्यू पे एसेट्स लेते हो सारी, तो इंटेंजिबल एसेट भी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। मर्जर के केस में बुक वैल्यू पे लेते हैं, कंडीशन होती है कि मर्जर हम मानेंगे तभी जब बुक वैल्यू पे एसेट्स ले रहे हो, तो इसके केस में इंटेंजिबल एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ग्रांट है, ये भी अभी हुआ नहीं, आपको बेसिक याद होगा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एसेट तो किस वैल्यू पे दिखाते हैं? नॉमिनल वैल्यू पे। और अगर कंसेशनल रेट पे मिलता है तो जितने में मिला है एक्विजिशन कॉस्ट पे, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट एकदम सेम जो पड़ा था। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये माना आप। सेकंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, थर्ड डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट, ये माना, ठीक है। और अगर नो कमर्शियल सब्सटेंस है तो डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट गिवन, ठीक है। सेम यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ तक का आपका सेम था। अब आपका आता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे वहां पे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी पढ़ा था ना, यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट आएगा। कि अब जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर खुद से भी बनाती है, अपने लिए कोई उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई फॉर्मूला चाहिए। अब कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीन डेवलप फर्स्ट टाइम तो किसी ने करी थी ना, जो कोवैक्सीन कोविशील्ड आई थी, रिसर्च करके ही आई थी। तो कह रहे आपके पास कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, उसकी आप कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कितनी करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहला तो इन्होंने बोला इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो आपकी एसेट होती ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि एक तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, इंडिविजुअली उसको सेल रेंट एक्सचेंज नहीं कर सकते, दूसरा उसकी कॉस्ट नहीं पता। ठीक है, हमें कोई चीज बताना, जनरल सी चीज है, अगर आपकी बुक्स में एसेट की वैल्यू जो है WDV वो कितनी है, ₹50 lakhs, और मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू है 60 lakhs, तो क्या ये बीच का 10 लाख गुडविल का है? अगर बुक्स में आपकी एसेट 50 lakhs की और फेयर वैल्यू 60 की है, तो क्या ये 10 लाख गुडविल की है या नहीं है? क्यों नहीं? अगर ज्यादा हो, अगर हमारे जैसे 60 लाख हो, फेयर वैल्यू 50 लाख हो, कुछ चीज मतलब एसेट्स का वो भी तो बढ़ सकता है ना, प्राइस भी तो बढ़ सकता है। Inflation. और ऐसे डिपेंड करती है ना, एसेट अगर सपोज इसमें लैंड था, लैंड की वैल्यू तो वैसे भी बढ़ जाती है, वो कोई गुडविल थोड़ी अपनी बिजनेस में थोड़ी ना होती है, वो तो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये लाइन आपके में स्पेशल लिखी हुई थी, डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट, बिजनेस में बढ़ती है। बिजनेस के कारण जो आपके पास वैल्यू आएगी, market value of an enterprise and the carrying amount of its identifiable net assets is not goodwill. Such difference may arise due to other factors as well. अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स है, इसमें गुडविल क्यों लगेगा, और भी कुछ हो सकता है जो इंटरनल, बाकी चीजों की हमें कॉस्ट पता होती है ना, तो ऐसे तो कोई चीज होगी कॉस्ट नहीं पता बिजनेस में यूज तो उसको आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे। अगर कॉस्ट ही नहीं पता तो किस वैल्यू पे करोगे? आप बताओ, एंट्री किस वैल्यू पे करोगे? कोई तो कह रहा है जैसे गुडविल की और भी कोई हाँ, एग्जांपल। कुछ भी हो सकता है। अगर आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता तो गुडविल तो पता है कैसा होता है कि ना, बिजनेसमैन ऐसे करते हैं, like, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया और उसको दिखा दिया। अब कोई और इंटेंजिबल एसेट आपको कोई तो नाम देना पड़ेगा ना, सपोज आप ट्रेडमार्क दे रहे हो, कॉपीराइट दे रहे हो, तो आपके पास वो राइट आया कहाँ से? ऐसे तो आएगा नहीं, एक्वायरी करना पड़ेगा आपको वो तो। बट गुडविल है वो तो आप सेल्फ जनरेट कर सकते हो ओवर द पीरियड, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं पता, इसलिए आप उसको रिकॉग्नाइज, मतलब ये एक तरह से ना आपको रिस्ट्रिक्ट करा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बिजनेस को चलते 10 साल 20 साल हो गया, मैं अपनी गुडविल दिखाऊंगा, नहीं, वो चीज आप नहीं दिखा सकते, इसमें डबल एंट्री करने के लिए भी दूसरा अकाउंट चाहिए, तो क्या वो भी नहीं है। हाँ जी, अब आपका आता है इंटरनली जनरेटेड अदर एसेट्स। इसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। अब आपको कोई भी एसेट, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट, कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी बनानी है, ऐसा तो होएगा नहीं रात को आप सोए थे, सपना आया, सुबह उसका फॉर्मूला आ गया, ऐसा तो किसी का नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ओवर द पीरियड होएगा, कुछ टाइम आपका रिसर्च चल रही होगी, आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखोगे। जैसे कोरोना के टाइम में वैक्सीन क्या आपकी अगले दिन ही आ गई थी? काफी टाइम लगा था, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कोई वैक्सीन नहीं चल पा रही थी, हार्मफुल इफेक्ट्स थे, ऐसा सब। तो आपका काफी टाइम तो रिसर्च फेज रहता है। फिर उसका क्या होता है, फॉर्मूला डिजाइन होता है। फॉर्मूला डिजाइन होने के बाद उसको आप डेवलप करना स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, वो होता है आपका डेवलपमेंट फेज। ठीक है, तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ऐसा हम पता है क्यों करते हैं आपको? आप एक चीज बताओ, रिसर्च की क्या कोई लिमिट है कि आप इतने ही दिन रिसर्च कर सकते हो, इतने ही महीने? हो सकता है आप 15 साल तक रिसर्च कर रहे हो, 20 साल तक रिसर्च कर रहे हो, तो क्या आप 20 साल की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दोगे? तो जो 20 साल में कितनी कॉस्ट लग रही होगी? 20 साल तक एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, उसकी सैलरी जा रही होगी, उसका टाइम जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहे हैं, तो क्या आप उतनी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे? और कल को वो फेलियर भी हो सकता है, रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है अभी तो इसलिए कहते हैं रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर हमेशा P&L में चार्ज होता है, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। रिसर्च फेज इज, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, बस समझ लो, is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Expenditure during research phase shall be recognized as an expense when it is incurred, that is charged to P&L account. Example, activities aimed at obtaining new knowledge, search for alternatives for material, devices, product, processes, systems and services. आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका जो रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर होता है वो P&L में जाता है। क्लियर? फिर आपका आता है डेवलपमेंट फेज। अब आपके पास फॉर्मूला रेडी है कि आप ऐसे ऐसे इस चीज को कर सकते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जो आपने फॉर्मूला डिजाइन करा उसके बेसिस पे आप एसेट बनाने लगे। इसके जो टाइम का एक्सपेंडिचर होता है वो आपका होता है कैपिटलाइज्ड। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया? सपोज एक बात बताओ, फॉर्मूला तो रेडी है, क्या आप सीधा प्रोडक्शन पे आ सकते हो?
कल को आप रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके बम बनाने का फॉर्मूला ले लो, कहीं से पता लग जाए, क्या आप बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो कल? नहीं लगा सकते ऑब्वियसली। क्या, क्यों नहीं लगा सकते? लाइसेंस चाहिए, क्या? इलीगल है, गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए, लोकेशन चाहिए, और मशीन चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, पैसे भी चाहिए। पैसे कितने पैसे अभी जेब में उससे बम बनाने के पैसे क्या दिवाली के बम खरीदने के भी नहीं होंगे अभी तो पॉकेट में। तो आपको कितने सारे वो होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको इंटेंशन चाहिए। पता लगे आप करते करते, जैसे प्लानर बनाते बनाते आप थक के सो नहीं जाते, कल देखेंगे उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिसर्च करते करते आप थके, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कंप्लीट करने। फिर आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि एक इमेजिनरी फॉर्मूला बना दिया, उसके लिए आपके टेक्निकल फाइनेंशियल सब रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर उसका कुछ यूज होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी बनी होती है मार्केट में, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जिनका कोई यूज ही नहीं होता, पर्पस नहीं होता, बस बना दी। ना उसकी कोई मार्केट है, ना आप किसी काम का, फिर क्या करोगे उसको बना के, कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो उसके लिए या तो मार्केट होनी चाहिए, या फिर आपके इंटरनल यूज के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको सेल करने की। आपको पता चला जाके ना, नॉर्थ कोरिया में उसकी मार्केट तो है, नॉर्थ कोरिया में जाके उसकी मार्केट है, आप बेचने जाओगे वहां पे पता लगेगा आपको ही उड़ा दिया किम जोन वहां पे जो है उनका। तो एबिलिटी होनी चाहिए। या फिर उस कंट्री में बैन है सपोज इंडियन प्रोडक्ट्स, फॉर वट एवर रीजन, वॉर के कारण है, किसी भी रीजन, तो आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए सेल करने की। 2 मिनट में स्टार्ट करो। और उसका एबिलिटी होनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेजर करने, जैसे आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। इसमें आगे ना एक नोट दे रखा है, रीड करो। Expenditures on internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer list, and items similar in substance cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole. Therefore, such items are not recognized as intangible assets. यहाँ आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिए जिनकी अगेन हम कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप गुडविल की तरह पूछ रहे थे ना कि और एसेट्स भी हो सकते हैं, ये वही एसेट्स है। इंटरनली जनरेटेड आपकी ब्रांड होगी, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट। जैसे पब्लिशिंग टाइटल, सपोज आपने ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, कुछ नहीं, आपने अपने नाम से एक मैगजीन निकाल दी, वो आपके नाम से मैगजीन चल रही है मार्केट में, आपने ना कुछ उसका ऐसा कॉपीराइट वगैरह नहीं ले रखा, ठीक है, अभी इनिशियली तो चला दी, आज से 5-7 साल बाद वो होगी एकदम फेमस। तो क्या आपको वो फेमस होने में, जो वो टाइटल एक फेमस नाम बनने में, सपोज दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, अगर वो लाइसेंस ना ले, उसका कॉपीराइट ना ले, तो उसको बनने में, उसकी गुडविल बनने में, टाइटल का नाम बनने में जो कॉस्ट लगे, वो आप अलग से बता सकते? नहीं बता सकते ना। ऐसे ही ये आपके और सब एग्जांपल्स है जिसकी आप अलग से कॉस्ट नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं, ठीक है। इसमें आगे ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉस्ट को रिसर्च फेस और डेवलपमेंट फेस में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो रिसर्च फेस मानो और पीएनएल में डाल दो। क्या बाइफरकेट नहीं कर पा रहे कि कब रिसर्च फेस खत्म हुआ, कब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो सारा एक्सपेंडिचर चला जाएगा आपका रिसर्च फेस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी, समझ आ गया? आगे का टॉपिक अगेन आपका रिलेटेड है काफी। क्या चीज? मास्टर्स ना आपके ऐसी बुक्स के टाइटल्स वगैरह ही होते हैं, न्यूज़पेपर टाइटल्स वगैरह। अब बात आती है कि कॉस्ट आप रिकग्नाइज कितनी करोगे। पीपी में कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी की कॉस्ट? मैंने परचेज वो मैंने परचेज कॉस्ट मटेरियल, डायरेक्टली लेबर, एंड द ओवरहेड। कमीशनिंग उसमें करते थे, ओवरहेड्स ऐड करते थे, कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, डायरेक्टली इनकम लेस कर देंगे ना। इनकम लेस करते, डायरेक्टली रिलेटेड इनकम, इंटरेस्ट कॉस्ट है क्वालिफाइंग एसेट पे, वो सब ऐड करते थे। सेम यहाँ पे होगा। कब से कब तक की कॉस्ट ऐड करते थे पीपी में? कब से कब तक वो कंडीशन नहीं आ जाती यूज करने की। प्रोडक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है वहां से लेके, और इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक की। सेम यहाँ पे होगा। जिस दिन भी आपका फर्स्ट डे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट फेज बिगिन होने से लेके, यहाँ पे लिख लो, बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट फेज से लेके एसेट जब तक रेडी नहीं हो जाता फॉर इट्स इंटेंडेड यूज,
हमेशा रेडी टू यूज तक लेते हैं। जैसे ना इस पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन बैंक में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे बोला कि ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2020। पूरे ईयर में आपको बोला कि आपने 90 लाख का एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है। लेकिन आपने जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल करा 1 जनवरी 2024 को, और उससे पहले का एक्सपेंडिचर था 50 लाख रुपीज। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि आपने पूरे साल में खर्चा करा है, जो एक्सपेंडिचर करा है उस इंटेंजिबल एसेट पे, दैट वाज 90 lakhs। आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ कब? 1 जनवरी को। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट वाज 50 lakhs। तो बताओ, पहली बात तो इस 50 lakhs का क्या करोगे? P&L में डाल देंगे। और एसेट की कैरिंग अमाउंट इस दिन पे कितनी होगी? 1/4 से लेके नेक्स्ट 1/24 से लेके 31 मार्च, मतलब कि टोटल 90 था, यहाँ तक 50 था, तो इट विल बी 40 lakhs। ये क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या है? 50 लाख है आपका जो 1 जनवरी तक का एक्सपेंडिचर हुआ था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से पहले, रिसर्च फेस, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया डेवलपमेंट फेस, ठीक है। इसमें ये फर्दर आके क्वेश्चन में बताता है, अभी सपोज 31 मार्च तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, राइट। ये आपका जाके कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2025। ड्यूरिंग द ईयर आपने 80 की कॉस्ट और इंकर कर दी, तो टोटल डब्ल्यूटीपी कितनी होगी? 70 आया। 80 + 40 50 तो लेंगे ही नहीं, वो तो P&L में जा चुका। यहाँ पे आपने इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट 40 दिखाया था, इससे सब एग्री कर रहे हो। उसके बाद 80 की कॉस्ट और लगी, 80 + 40 कितना हो जाएगा? 120। तो आपकी डब्ल्यूडीपी या फिर जिसको हम कैरिंग अमाउंट बोल सकते हैं वो हो जाएगी 120 lakhs। 4 पार्ट्स में ना आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है। फर्स्ट पार्ट पूछेंगे रिसर्च फेज में कितना एक्सपेंडिचर, मतलब P&L में कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, 50 lakhs। फिर आपसे पूछेंगे 31 मार्च 2024 को डब्ल्यूडीपी कितनी दिखाओगे, 40 lakhs। एग्जाम्पल लिया था जिसमें 80 नहीं था, तो उसमें देखा कि 50 लाख रिसर्च फेज था, 40 डेवलपमेंट हो गया था। हाँ, 40 करने के लायक थी वो। नहीं, उसमें ये माने थे भी चल रहा है वैसे। हाँ, अंडर डेवलपमेंट, कैपिटलाइज तो हो गए, अंडर डेवलपमेंट में दिखाएंगे ना। शेड्यूल 3 में आप 4 चीजें पढ़ते हो, एक तो पीपी, फिर एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो भी बनी हुई है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर ये यहाँ तक होगी डब्ल्यूडीपी 120 की। थर्ड क्वेश्चन ये पूछता है आपसे 31 मार्च 2025 को डब्ल्यूडीपी कितने देगा। फिर वो आपको एक और डिटेल दे देंगे कि इस दिन पे ना आपकी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम थी, मतलब कि मार्केट वैल्यू कम थी, रिकवरेबल अमाउंट थी सपोज 95 की। तो आपको एक AS28 याद है? इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर देता है। अब AS28 में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम ये कहते हैं अगर आपकी एसेट की डब्ल्यूडीपी ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो आपको एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आना पड़ेगा, वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया? 25 का। इसको हम चार्ज करते हैं P&L अकाउंट से। और अब आपकी न्यू डब्ल्यूडीपी कितनी हो जाएगी? 25। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा, इसके आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट भी आता है ना कि मतलब बेसिक तो हम यहाँ तक पहुंच गए, अब उसको बेस्ट क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए अगर हम कुछ फर्दर एक्सपेंडिचर करा वो कैपिटलाइज हो गए। बेस्ट क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए करा, अगर उससे आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे तो होगा, और अगर नहीं हो रहे तो नहीं, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट आगे कैसे निकलेगी? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये हमने पढ़ा था, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल कैपेसिटी पे लगते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स किस कैपेसिटी पे होते हैं? नॉर्मल व्हिच एवर इज हायर, ठीक है। फिर आपकी कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती? पीपी में पढ़ी थी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड्स, क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनते हैं? नहीं बनते, unless this expenditure can be directly attributable to making the asset ready for use. Inefficiencies and initial operating losses क्या पीपी का पार्ट बने थे? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्वेश्चन तो क्या है, उसमें ऑपरेटिंग लॉस दे रखा था 40,000। हाँ, तो नहीं दिया होगा। हाँ, और ट्रेनिंग द स्टाफ टू ऑपरेट द एसेट, इसमें मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है,
स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। देखो आपका ना स्टाफ दो टाइप्स का हो सकता है। एक तो एसेट को बना रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में हमने पढ़ी थी, इंक्लूड होती है। जो आपका कंस्ट्रक्शन या फिर किसमें, डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है, वो तो आपकी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है ना, वो तो आपकी कैपिटलाइज होगी। लेकिन एक चीज बताओ, एसेट बन गया, अपनी इंटेंडेड लोकेशन इंटेंडेड कंडीशन में आ गया, लेकिन उस स्टाफ को ना ऑपरेट नहीं करना आता, उसके लिए ट्रेनिंग दी है, तो क्या वो कैपिटलाइज होनी चाहिए? हाँ। क्यों? मशीन तो बन गई, बेनिफिट पर मशीन तो बन गई, उसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं, बेनिफिट कैसे होगा? तो उस पर्सन को नहीं आते, आप बंदा चेंज करो, एसेट की गलती थोड़ी ना है। एसेट रेडी है या नहीं है? रेडी है। एसेट तो रेडी है, उसको नहीं आता, कोई और ऑपरेट कर सकता है। अगर आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो एसेट को बनाने की कोर्स थोड़ी ना है। हम एसेट की कंस्ट्रक्शन या एसेट की डेवलपमेंट दे रहे हैं, एक्सपेंस मैम। वो एक्सपेंस में जाएगा। तो ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंस। ठीक है, तो हम नॉर्मल आपको सिर्फ बोले कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज्ड, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट द एसेट एक्सपेंस। कुछ बोल रहे थे आप? कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब कि आपका जब एसेट बन रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब अभी एसेट रेडी नहीं हुआ, उसमें आपको कोई चीज स्टाफ को सिखानी पड़ी, कोई ट्रेनिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। एसेट को यूज में लाने के लिए भी खर्च हो रहा है तो वो कैपिटलाइज। हाँ, एक बार एसेट बन गया उसके बाद का पीरियड है। फिर से अगेन कुछ एक्टिविटीज दे रखी है जो आपकी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो देती है, लेकिन आपका स्टिल वो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटलाइज नहीं होता। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? स्टैटिक एक्सपेंडिचर जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, हमेशा पीएनएल में जाते हैं, वो आपके कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। एक्सपेंडिचर टू ओपन अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, ट्रेनिंग एक्टिविटीज अभी देखा जो आपकी ऑपरेट करने से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, रिलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल रिपीटेड चीजें जो हमने पीपी में पढ़ी थी वही सारी है। इसमें आपके क्वेश्चन ना वो ज्यादातर एडवर्टीजमेंट पे बनाते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आएंगे, बट आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते, पीएनएल में चार्ज करते। ये 300 कॉस्ट है, क्या चीज? ये ऐड नहीं होगी। ये एक्सक्लूडेड कॉस्ट। और रीजन भी को बिना एडवर्टाइजमेंट के भी यूज कर सकते हाँ, बिना एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपका एक क्वेश्चन आया था जनवरी 25 के एमटीपी में, रीड करो और बताओ, कौन मेरे को एक्सप्लेन करके उसका है क्या लिखा है। सर्च केस में डाल दिया, वो पेमेंट में डेबिट कर दिया, और मतलब उसके बाद हम उसको वापस कैपिटलाइज नहीं कर सकते ये बोल के डेवलपमेंट के फेज में एक्सपेंडिचर। हाँ जी, हम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर एक बार रिसर्च फेज का मान के पीएनएल में डाल दिया ना, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अब तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, अब इसको कैपिटलाइज करना है। एक बार ही आपने पीएनएल में डाल दी तो वो पीएनएल में ही रहेगा। जैसे इस एग्जांपल में 50 लाख रुपीज थे बिफोर 1 जनवरी, वो पीएनएल में ही रहेंगे, उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जो मतलब वो स्टाफ ट्रेनिंग वाला था कि स्टाफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट, तो अभी जो आपने स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बताई था उसमें जो कंस्ट्रक्शन और वो वाली थी, तो उसको तो हम कैपिटलाइज ही कर रहे हैं, तो फिर इनडायरेक्टली तो इंटेंजिबल एसेट ट्रीट हुई। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ये वाला मैंने बोला ना, ऑपरेट करने से रिलेटेड, जो आपकी बनाने से रिलेटेड नहीं, ऑपरेट करने से। या फिर नॉर्मल स्टाफ ट्रेनिंग, अकाउंटेंट की सैलरी होगी, कोई भी स्टाफ ट्रेनिंग, तो जो हम दूसरे वाले वो तो हम कैपिटलाइज करेंगे। हाँ वो तो कर। यहाँ पे ना आप चाहे ये ऐसा वाला डायग्राम बना लो, ये बिल्कुल में छोटा सा साइड में बना लो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कैपिटलाइज। Rate the asset expense.
क्लियर? चलिए आगे। अब आपका टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में मतलब बाद में होने वाले एक्सपेंसेस क्या करते हैं उनको? अगर वो प्रोडक्शन मतलब कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो मशीन में उसकी रिपेयरिंग हो जाती है एक बार को। हाँ, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है तो P&L, अदरवाइज कैपिटलाइज्ड। ठीक है। तनिष्का, आप मेरे को ना एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप मेरे को बताना कि कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। हमारे पास लाइसेंस था, ठीक है, 5 लाख रुपीज का, जो हमने कितने टाइम के लिए लिया था? टाइम था उसका 5 इयर्स। अभी हमने क्या करा, इसकी ना वैलिडिटी एक्सटेंड करा दी। वैलिडिटी एक्सटेंडेड बाय 2 इयर्स। ऐसा बीच में कुछ ऑफर आया था कि भाई अभी एक्सटेंड करा लो तो आपकी 1 लाख रुपीज और देके 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तक आप देख रहे हो 1 लाख पर एनम पड़ रहा है, बीच में ऑफर उन्होंने डाल दिया कि वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी 2 इयर्स के लिए, और आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज की। ठीक है, कॉस्ट रुपीज 1 लाख। तो आप मेरे को बताओ तनिष्का, ये 1 लाख रुपीज कैपिटलाइज होने चाहिए लाइसेंस की कॉस्ट में या नहीं? मैम एक्सटेंशन का प्राइस 1 लाख है, एक्सटेंड कराने का जो कॉस्ट है वो 1 लाख। हम्म। तो मैम इनिशियल होगा कैपिटलाइज क्यों होगा? मैम, बिकॉज मैम एक्सटेंशन मैम इसी कंडीशन पे है कि 1 लाख फीस लगेगी। 1 लाख की फीस तो लग रही है, कैपिटलाइज कब करते हैं हम कोई कॉस्ट? लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी था, इनिशियल रिकॉग्निशन मैम तो इसमें हो रखा था, 5th ईयर अब के एंड सब्सिक्वेंट पे, एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्या तनिष्का? मैम 5th ईयर के एंड पे। एंड पे तो होगा, बट क्यों होगा? कैपिटलाइज कर ही क्यों रहे हैं इसको? मैम ताकि और भी ज्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके आगे। और भी ज्यादा दे सके नहीं, और भी ज्यादा दे रहा है, इसमें हो रहा है। हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ इट इंक्रीजेस द लाइफ और एफिशिएंसी बियॉन्ड द एक्चुअली एसेस लाइफ और एफिशिएंसी। एक्चुअल में ये 5 इयर्स चल रहा था, एक्चुअल लाइफ इसकी 5 इयर्स थी। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन आपने कर दिया था, अब आपने करा इस पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन आया, इसका सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद ये 1 लाख रुपीज हम कैपिटलाइज करें या P&L में डालें? तुमने देखा जो ओरिजिनल लाइफ वाज 5 इयर्स एंड नाउ इट इज इंक्रीज बाय 2 इयर्स। तो आपका लाइफ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, एक्चुअल लाइफ से इंक्रीज हो रही है ना, तो आपका 1 लाख रुपीज हो जाएगा कैपिटलाइज। किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल देते हो, ये मेरे को प्रवीण बताएगा। इसमें क्या है, सेम ही आपका कॉस्ट थी आपकी 5 lakhs, लाइफ थी आपकी 5 इयर्स। ठीक है। किसी पर्सन ने ना आप पे केस कर दिया कि ये जो लाइसेंस है, ये जो लाइसेंस आपके पास है ना, ये इलीगल है, मतलब आपने ये फेक तरीके से ले रखा है या कुछ भी ऐसा कहेगी। आप पे केस करा, और केस को आपको डिफेंड करने की कॉस्ट लगी 50,000, 40,000। तो क्या करेंगे? उसका एक्सपेंडिचर बोल रहा, क्यों? क्योंकि मतलब इसका फ्यूचर बेनिफिट तो नहीं है। क्या एक्चुअल बेनिफिट से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लग जाएगा? आप केस जीत भी गए तब भी तो आप 5 इयर्स ही यूज कर सकते हो, और केस नहीं जीते थे पहले भी आप 5 इयर्स ही कर रहे थे। तो आपका एफिशिएंसी या लाइफ तो इंक्रीज हुई नहीं, तो इसलिए हो जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है। क्या ऐसा क्या कोई केस कर दिया हो वो बंद कर दो, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दी हो, तो उसका फ्यूचर बेनिफिट 5 साल के बीच में पहले ही कर दिया उसने केस, तो आगे का यूज नहीं कर सकता। ओरिजिनली असेस्ड जो आपने इनिशियली असेस करा था ना 5 साल, ओरिजिनली असेस से इंक्रीज कैसे होगा? आप केस जीत भी गए तब भी 5 से ज्यादा कैसे करोगे? मैक्स तो 5 ही रहेगा ना। समझ आ गया आपको तनिष्का और ईशिका? यस मैम। ओके ईशिका, ठीक है, तो इसको रीड करो। इस पे भी आपके बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। Subsequent expenditure on an intangible asset after its purchase or its completion shall be recognized as an expense when it is incurred, unless
It is probable that the expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance. मतलब कि उसकी लाइफ या एफिशिएंसी को इंक्रीज, ठीक है। मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, हम पीपी को बैलेंस शीट डेट पे किस वैल्यू पे शो करते थे? बैलेंस शीट कॉस्ट का रिलेशन दो ऑप्शन थे आपके पास, कॉस्ट मेथड या फिर रिवैल्यूएशन। लेकिन आपको AS26 रिवैल्यूएशन मेथड डिसअलाउ करता है फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। आप रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो नहीं कर सकते, कॉस्ट पे कर सकते, क्योंकि एक ऐसा एसेट जो आपके पास दिख भी नहीं रहा, कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, उसको आप रिवैल्यू भी कर रहे हो, वो तो गलत है। तो आप वो कह रहे हैं आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन इंटेंजिबल एसेट शैल बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट लेस accumulated amortization and accumulated impairment loss। अनुराधा, amortization क्या होता है? तो आगे राइट ऑफ करना। सो डेप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल्स के केस में amortization चार्ज होता है, ठीक है। तो amortization आपका चार्ज करना कंपल्सरी होता है या मैंडेटरी ऑप्शनल होता है? मैंडेटरी होता है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे मैंडेटरी होता है। Amortization is recognized whether or not there has been an increase in, for example, the fair value of recoverable amount। जैसे ना आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें वो क्या कहते हैं कि आपने एक बहुत फेमस ब्रांड एक्वायर करी। अब ब्रांड एक्वायर्ड ब्रांड तो आप दिखा सकते हो, कॉस्ट आपको पता है उसकी, ठीक है, आपने बुक्स में शो कर रखे, लेकिन आप ना अमोर्टाइज नहीं कर रहे उसको, ये कह के कि भाई इतनी फेमस ब्रांड है तो हमें तो इससे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, तो हम इसका अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे। तो सही है ये गलत है? गलत है। गलत है, अमोर्टाइजेशन तो चार्ज करना पड़ेगा। रीजन भी आपको पता है अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक तो मैंने बैचिंग कंसेप्ट का बताया कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट करो तो एक्सपेंस चार्ज। दूसरी बात, आपने एक एसेट परचेज करा है, उसपे कुछ कैश पे करा है, कोई रिसोर्स पे करा है, क्या आपने भी उसको अपना एक्सपेंस मान के P&L में दिखाया? अभी तो नहीं दिखाया, बैलेंस शीट में शो कर दिया। और आप अमोर्टाइजेशन भी चार्ज नहीं करोगे तो कभी भी P&L में नहीं जाएगा, तो वो तो गलत है ना। मतलब आपको उस एक्सपेंडिचर को ओवर द पीरियड तो P&L में दिखाना ही पड़ेगा, आप एक साथ नहीं दिखा रहे तो इसलिए आपका अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन मैंडेटरी होता है। कमेंसमेंट वही सेम, जब भी वो अवेलेबल फॉर यूज होगा, मतलब रेडी फॉर यूज होगा, पुट टू यूज नहीं देखते, रेडी टू यूज देखते। एक डिफरेंस आता है यहाँ पे यूजफुल लाइफ में। मैक्सिमम यूजफुल लाइफ हम कितनी मान के सकते हैं? 10 years। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में 10 years। में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, फ्यूचर बेनिफिट ही हो रहा है उससे, तो वैसे सेट हमारा। तो ऐसी कुछ ब्रांड्स होते हैं लाइक वॉच में और पर्स में भी, जिनकी उनकी इन्वेस्ट करने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो वो भी हमारे एसेट आएंगे। पर्स वॉच भी, पर्स वॉच बिजनेस में यूज होने चाहिए। सर रोलेक्स भी, रोलेक्स की वैल्यू बढ़ेगी चाहे जितना हम यूज करें उसको, वो पूछे इसको ऐसे मानेंगे या फिर क्या मानेंगे? बिजनेस एक्वायर नहीं अगर हमारे पास एक वो वॉच है, चीजें आपने बिजनेस के लिए एक्वायर तो कर लिया, आप बताओ उससे आपको बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं? नहीं नहीं जैसे कि आपने पर्सनली उसके लिए लिया है। पर्सनल यूज के लिए थोड़ी आप बुक्स बनाते हो, वो आपके लिए एसेट तो है नॉर्मल, मतलब एसेट तो रहेगी, बट आप अकाउंटिंग थोड़ी कर लो, अकाउंटिंग का बिजनेस की करते हो ना। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना। अब आपने वॉच खरीद ली, उससे आपके पापा के बिजनेस को क्या बेनिफिट हो रहा है? लॉस ही हुआ है उनको, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें देखना होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैक्सिमम यूजफुल लाइफ लेके चलता है 10 years। गुड, सिर्फ गुडविल की 5 years, बाकी सबकी 10 years। However, if there is a persuasive evidence that is legal right that useful life of intangible asset will be a specific period longer than 10 years, then intangible asset may be amortized in a period longer than 10 years। जैसे कि अगर आपको टोल राइट मिल गया, टोल कलेक्ट करने का राइट मिल गया, आपने ले लिया लाइसेंस 50 years के लिए, तो आपके लिए तो वो राइट 50 years तक चलेगा ना। आपके पास एविडेंस है, गवर्नमेंट से आपको वो राइट मिला है, तो उसको 50 years में अमोर्टाइज कर दो। आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आज लाइट जा रही है, बारिश हो गई, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको सपोज जनरेट करने का बन गया लाइसेंस 60 years के लिए, तो 60 years का राइट है आपके पास, तो 60 years में आप उसको अमोर्टाइज करो, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल दे रखा है आपको, कंपनी एक्स वाला, पढ़ के कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? आयुषी बताएगी। स्कूल में बादल करते लाइट हैज गॉन। वहां की खिड़की से दिखता था, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा आपको।
इसलिए होता है जो कंपनी एक्स है ना वो कॉपीराइट परचेज करेगी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को बना सके। फिर उसके बाद वो कह रही थी जो उसने कॉपीराइट परचेज किया ना वो 10 ईयर्स उसके बाद वो चीज उस चीज का राइट है। तो मतलब वो 10 साल तक अमोर्टाइज कर सकते हैं उस वैल्यू को। ठीक है। उसके बाद जो कंपनी है ना वो अमोर्टाइज करेगी 10 साल तक, लेकिन 7 साल के बाद ना एनवायरमेंट के लॉ में यह उसमें कुछ चेंजेस आए। तो जिसकी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजी आई और उसकी वैलिडिटी कम होगी 10 साल के बजाय। तो उस केस में जो कंपनी है वो राइट ऑफ करेगी बैलेंस अमाउंट को 7 ईयर्स के बेसिस पे जो लोन ने कहा है। 7 ईयर्स के बेसिस 7 ईयर्स तो जा चुके ना, मतलब पूरा जो लोन ने कहा है कि जितने ईयर्स तक वो वैलिड उसमें बैलेंस में कर लेगी। मतलब आपको क्या बोला है, एक आपने कॉपीराइट परचेज करा, 10 ईयर्स की उसकी यूजफुल लाइफ लेके चल रहे हो, बट 7 ईयर्स बाद ही जो लोगों ने ऐसा बोल दे कि जो पुराने इक्विपमेंट्स है ना उससे बने जो भी इन्वेंट्री है, जो भी चीज होगी इंटेंजिबल एसेट्स है, उसके बेसिस पे वो वैलिड ही नहीं है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आर ओनली कंसिडर्ड वैलिड। मतलब आपके कॉपीराइट की वैल्यू तो जीरो रहेगी। अभी तो 3 साल बच रहे थे आपके डिप्रिसिएशन के या अमोर्टाइजेशन के, बट उन्होंने बोल दिया कि जीरो वैल्यू है। तो क्या आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे? नहीं। तो क्या आप उसको एसेट शो करोगे? नहीं। आप पूरा का पूरा उसको पीएनएल से राइट ऑफ, जो भी वैल्यू बचेगी। सपोज आपने 10 lakhs में लिया था, उसके बाद 7 ईयर्स बाद आपकी 3 lakhs की वैल्यू बच रही थी, पूरा का पूरा 3 लाख अभी पीएनएल से चार्ज कर दो, क्योंकि कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं है। फैक्टर्स रीड करो, वही फैक्टर्स है जो पहले पढ़े थे। यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने के फैक्टर्स हमने देखा था, एक्सपेक्टेड यूजेस एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट, पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, जैसे टेक्नोलॉजी है बहुत जल्दी चेंज होती है तो स्टेबिलिटी, एक्सचेंज बाय कंपटीटर्स, लीगल और सिमिलर लिमिट्स। ठीक है। फिर अमोर्टाइजेशन मेथड एग्जैक्टली सेम। अमोर्टाइजेशन मेथड क्या रिफ्लेक्ट करता है? पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है जिसमें आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लोगे। कौन से मेथड्स पढ़े थे? SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड सेम है सेम ही होते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंटली अप्लाई करने होते हैं आपको। क्या आप ईयर ऑन ईयर मेथड चेंज करते रहते हो? नहीं। रेयर कभी होता है पैटर्न चेंज हो रहा है तो। ठीक है। और उसके बाद आपको बोला हर साल इसको रिव्यू करना होता है एज पर AS5, और ये मेथड्स के नाम बता दिए। एक मेरे को ये थर्ड पॉइंट बताओ, कौन बताएगा? ये प्रतिभा बताएगी, द अमोर्टाइजेशन चार्ज वाला। और ये मैंने पहले क्लास में एक बार एक्सप्लेन करा है। मतलब जो अमोर्टाइजेशन जो हम जैसे डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर P&L चार्ज करते हैं, ऐसे अमोर्टाइजेशन को हमें एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना होता है हर साल, अनटिल अगर कोई दूसरा एएस जो है वो बता रहा है कि किसी दूसरे अगर उसका बेनिफिट किसी दूसरे एसेट पे जा रहा है तो हमें उस एसेट की कॉस्ट में डालना होता है। जैसे ये एग्जांपल मिल जाता है AS2 में, इन्वेंट्री में, याद है? इधर आपने लाइसेंस ले लिया 1 लाख रुपीज का, ₹1 लाख का। ठीक है। इन जनरल तो आप कहते हो लाइसेंस उसकी यूजफुल लाइफ में पोस्ट अमोर्टाइज कर दो, पीएनएल में डाल। लेकिन आपको लाइसेंस पता है कैसे मिले थे? यूनिट्स के अकॉर्डिंग, आप इससे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपको पता चल रहा है पर यूनिट कॉस्ट ₹10 है। अब आप जैसे इन्वेंट्री जब भी ये यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, अपनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस करोगे, तो उसमें 10-10 रुपए उसकी कॉस्ट में ऐड करते जाओगे। सपोज आपने इस साल 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 3,000 इंटू 10, 30,000 आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में डाल, वो डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। अगर ये नॉर्मली कहते 1 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए, आप डायरेक्ट उसको रिलेट नहीं कर पा रहे इन्वेंट्री में, तो उसको पीएनएल में डाल दो। लेकिन अगर आपका किसी और एसेट पे आप वो चार्ज कर सकते हो तो वो उसमें क्लियर। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जो बाद में वैल्यू बचती है। बाद में वैल्यू बचती है। इस पे आपको कहता है AS26 इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? निल, जीरो। ठीक है। अनलेस देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी टू परचेज द एसेट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और एक्टिव मार्केट फॉर द एसेट। आपका या तो किसी थर्ड पार्टी ने कमिट कर रखा है कि वो इतने में परचेज कर ही लेगा, कोई एग्रीमेंट हो रखा है, या कोई एक्टिव मार्केट है जो इन जनरल नहीं होते। इंटेंजिबल्स कौन सी एक्टिव मार्केट में सेल होता है, तो हम इन शॉर्ट उसको जीरो लेके चलते हैं। ये पॉइंट्स ना आपके MCQs में आ सकते हैं। मैक्सिमम यूजफुल लाइफ वाला पॉइंट तो आपके क्वेश्चंस में भी यूज होता है। पता है कैसे? आपकी मैक्सिमम यूजफुल लाइफ आपको पता है 10 ईयर्स,
अगर कोई कंपनी 15 ईयर्स में अमोर्टाइज करेगी, ठीक है या गलत है? गलत है, हमें उसको कमिट करना पड़ेगा कि ऐसे से रॉन्ग है उनका वो इनकरेक्ट है, आप सही वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है। देन उसके बाद आपका, हाँ ये AS26 रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज फॉर टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आपको हर साल करनी होती है, जो हम AS28 में पढ़ेंगे। मतलब हर साल आपको ये देखना होता है कि हमने एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा तो नहीं दिखा रखी, रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं होगी। अगर कम हो गया तो P&L से चार्ज कर दूँ। ये आपके एग्जांपल्स हैं, सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है, इसको रीड कर लेना। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल क्या होता है? सेल वाला है, खत्म कर रहे हैं, जिनको हटा रहे हैं। हाँ, तो उसका प्रॉफिट लॉस कहाँ पे जाता है? PM P&L अकाउंट में जाता है, कोई भी प्रॉफिट लॉस है। गेन और लॉस अराइजिंग और रिटायरमेंट और डिस्पोजल शिल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। एक ये लास्ट पॉइंट पढ़ो। इंटेंजिबल एसेट दैट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल is carried at its carrying amount at the date when asset is retired from active use। हमने याद है पीपीवी में पढ़ा था, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे ले आते थे हम। और डिफरेंस को कहाँ पे चार्ज करते थे? P&L में, डिफरेंस चार्ज इन P&L अकाउंट। लेकिन इंटेंजिबल के केस में उसको कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस निकाल लो। किसी को किसी कंसेप्ट में डाउट है तो बताओ। बहुत फास्ट हो गई क्योंकि बहुत सिमिलर था एस्टन से। हाँ छोटा भी है, रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि कॉस्ट मेजर होनी चाहिए और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। फिर कॉस्ट निकालने का तरीका है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस और ट्रेड डिस्काउंट्स को डिडक्ट कर देते हो। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉस्ट निकालनी है। ये आपका इजीली हो जाएगा, इसमें ना बस एक यूनिक पॉइंट है, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी। किसी ने किया है ये क्वेश्चन पहले? क्या हुआ है? एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट होगा? यस मैम। हाँ, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है परचेज प्राइस में पहले इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी ना उस पे एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, उन्होंने बोला कि ना आपका 20 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है रिसर्च फेज का, लेकिन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के कारण मैनेजमेंट को लग रहा है कि प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम डेफर करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर को, ये रिसर्च फीस वाले को। क्या वो कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? P&L में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो एंट्री टैक्स है सिर्फ रिकवरेबल है, तो इसमें यहाँ पे हमने वो नहीं करा, ऐड नहीं करा। हाँ जी। बट अगर रिकवरेबल नहीं होता तो हम किस स्टेज पे ऐड करते हैं? मतलब पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, फिर एडिशनल लगता है, फिर एंट्री टैक्स लगता फिर एंट्री टैक्स लगता कि वो एंटर करने के होता ना, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक है, रिसर्च डेवलपमेंट फेज एक्सप्लेन करना है। 6th बेसिक है, इसमें पूछ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रिसर्च फेज का एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाता है? और डेवलपमेंट फेज का कैपिटलाइज, वही चीज एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। मैम जो है ना? लैंग्वेज होती है तो एग्जैक्ट को ध्यान से अपने लैंग्वेज देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। आप ना अपना एक तो आंसर की स्टार्टिंग प्रोफेशनली करो, एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर उसके आगे आप, जैसे आपसे ना ये पूछा रिसर्च डेवलपमेंट फेज, इसका मैं बताऊं तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले रिसर्च फेज को एक लाइन में एक्सप्लेन, रिसर्च फेज रेफर्स टू दिस फेज और डेवलपमेंट फेज रेफर्स टू दिस फेज। फिर आप बता दो एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर incurred during research phase shall be charged to P&L account and expenditure incurred during development shall be capitalized to the cost of asset। जैसे कुछ कुछ बोलते हैं कि वो है तो एज अ केस स्टडी, तो उसमें कुछ पूछा होगा न्यूमेरिकल टाइप से, बट उसका हम फैक्ट नहीं ले सकते। ये बता रहा था ना, किसी प्रोविजन फैक्ट सॉल्व उसका फिर फैक्टर कंक्लूजन कंबाइन कर देते हैं हम, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना उसको साथ साथ लिख देते हैं, इन द गिवन केस करके वैल्यूज निकालते थे और लास्ट में एक फाइनल अमाउंट दे दो कि ये आपका लास्ट अमाउंट है। और कुछ आंसर ऐसे देखे कि जैसे हम तो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन मेंशन करते हैं हेड में, कुछ ऐसे होते हैं कि बिना मेंशन करे पहले एक पैरा में प्रोविजन दे देते हैं और फिर लाइन छोड़ के, तो वो ठीक है या फिर मेंशन करना? प्रोविजन मतलब दोबारा बोले एक बार?
जैसे हम तो मेंशन करेंगे प्रोविजन फिर लिखा, फिर फैक्ट लिखा, कंक्लूजन लिखा। चांसेस ऐसे देखे कि जो प्रोविजन मेंशन नहीं करते बट वो हेल्थ प्रोविजन रहे हैं, ये लाइन छोड़ के कंक्लूजन। अच्छा, आप कह रहे हो आप पहले ऐसे वर्ड लिखते हो प्रोविजन, हाँ फिर प्रोविजन एक्सप्लेन करते हो। भाई वो तो मैं भी पसंद नहीं करती ऐसे लिखना, डायरेक्टली। डायरेक्टली। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आप पहले प्रोविजन वर्ड लिख रहे हो। वो लो में वो लो में होता है, लो अलग सब्जेक्ट हो गया, उसमें आप आइडेंटिफाई अलग से करो, क्योंकि लो का प्रोविजन अलग चीज है। फिर उसके बाद आप फैक्ट लिखते हो, फिर कंक्लूजन लिखते हो, हाँ, ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पे आप फॉर्मेट यही जा रहे हो, लेकिन ये वर्ड्स लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट अपना लिखो एज पर एज 26। मैम पर वर्ड्स तो हम लोग लॉ में भी नहीं लिखते हैं। क्या चीज? मैम वर्ड तो हम लोग लाइक हेडिंग ऐसे नहीं डालते, प्रोविजन फैक्ट एंड कंक्लूजन, उसमें भी डायरेक्ट ही लिखते हैं लाइक प्रोविजन मतलब अगर कोई फैक्ट डालता एंड। है तो भी चलेगा, लो में चल जाता है, लेकिन अकाउंट्स में नहीं अच्छा लगता वो। मतलब आप लो में नहीं भी डालते तो भी चलेगा, मैंने भी आज तक नहीं डाला, क्योंकि मेरे को तो ये यस कंसेप्ट मैम। हेडिंग वाला। बट आप लोग डाल लो तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 7, 45 लाख रुपीज लगे आपके पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस के, क्या करोगे? पीएनएल, पी एंड सेल्स। एल। फिर आपको बोला आपका टर्नओवर होती थी अभी तक 250 करोड़ की, मतलब सेल्स 250 करोड़ थी। एनुअल एडवर्टीजमेंट बजट आपका 2 करोड़ का था, ठीक है। जिससे आपका क्या होएगा, जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाएगी 25 करोड़ से। कंपनी ने उस पूरे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो आपको बताना है कि वो ठीक करा या नहीं करा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर राइट है। कभी कभी तो कंपनी ठीक करती है, आप गलत कहने के लिए रुके रहते हो बस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो पीएनएल में ही जाता है, यही तो एक क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आता है। एडवर्टीजमेंट का कुछ भी क्वेश्चन हो पीएनएल में नहीं लाए। एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक एक्सपेंस। वो नहीं होता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ एडवर्टीजमेंट वही होता है वैसे हाँ, हाँ, तो हम डेफर भी उसको ईयरली चार्ज तो करते हैं। ईयरली भी तो पीएनएल में ही करते हो, एसेट में कब डालते हो? जो बचा वो बैलेंस तो हम पीरियड उसमें बैलेंस शीट बैलेंस शीट में शो करते हो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर के नाम से करते हो। आपका फिक्टिशियस एसेट होता है, Asset जो में एसेट adding- में ऐड थोड़ी ना कर, कैपिटल एसेट जो बनाने हैं उससे रिलेटेड थोड़ी ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें आपको बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंटरप्राइज इंकर्ड कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, ये आपके एक्सपेंडिचर हुए। ये अभी आपका आरटीपी में भी आया था, पहले भी बहुत बार आया है, जनवरी में भी आया था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। मतलब फेज 2 के बाद आपको पता चला कि वो टेक्निकली फिजिबल है। टेक्निकली फिजिबल मतलब आपके टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यूज हो सकता है, मतलब डेवलपमेंट फेज आपका उसके बाद स्टार्ट हुआ। क्योंकि हमने वो इंडिकेटर्स देखे थे ना, इंटेंशन होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ये सब चीजें। फेज 1 फेज 2 का हम एक्सपेंस और फेज 2 के बाद सारे शांति पूरा पढ़ते हैं। फॉर द मार्केट यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो आपने जो बोला ना 99% वही करते हैं बच्चे, हुए पढ़ेंगे ही नहीं। आप ये लास्ट देखो, पैकिंग प्रोडक्ट, पैकिंग की कॉस्ट कहाँ पे जाती है? पीएनएल में। तो ऐसा सीधा नहीं बोलना, रिसर्च डेवलपमेंट के आगे भी अकाउंट्स होता है तो उसको भी पढ़ते हैं। तो ये आपका पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ, अदर कोडिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब आपके कहाँ पे जाएंगे? कैपिटलाइज हो जाएंगे। और पैकिंग कॉस्ट आपकी कहाँ पे जाएगी? पीएनएल। यहाँ पे एक चीज देखो, ट्रेनिंग मटेरियल, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स, इसको पता है क्या माना है इन्होंने कि एसेट को बनाने से रिलेटेड। इसी के कारण मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट लग रही है उस एसेट को बनाने से रिलेटेड तो दैट विल बी कैपिटलाइज। और अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखते हैं ना, ट्रेनिंग टू ऑपरेट द एसेट, तो आप क्या करते हैं इसको पीएनएल में एज एन एक्सपेंस, राइट। हमने assumption लिया कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए हाँ, assumption लेके चलेंगे। assumption ली है मास्टर्स के लिए। प्रोडक्ट मास्टर्स के बेसिस पे वो ट्रेनिंग मटेरियल्स assumption लिख दो तो भी चलेगा, बेटर रहेगा। अदरवाइज नहीं तो ना ऑपरेटिंग वाले में लिख देते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हरमन बताएगा, कौन नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10।
Surgical Limited is developing a new production process of surgical equipment during the financial year ending 31st March 20. टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना लगा है 31st March 20 तक? 67 lakhs. Production process met the recognition criteria on 1st January 20. Expenditure incurred till date was 35 lakhs. Further expenditure incurred for 31st March 21, 105 lakhs. 31st March 21 को रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? 89 lakhs. आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले बताना है 31st March 2020 में P&L में कितना एक्सपेंस चार्ज करोगे आप? like till research के सेशन लग और नहीं ठीक से फर्स्ट जनवरी से डेवलपमेंट फेज पे जाएगा हाँ लेकिन 31 मार्च तक 67 लाख हमारे पास सोच का एक्सपेंडिचर ठीक है. उधर रिसर्च में जाएगा 35 क्या है? 67 प्लस 35 दोनों जाएंगे 67 क्या है ये? जितना एक्सपेंडिचर हुआ 31 मार्च तक हाँ ये तो टोटल ईयर का है. आपने पूछा P&L कितना जाएगा? P&L में कितना जाएगा? हाँ टोटल ईयर का 67 minus 31. 32. आप इस पे देखो टाइमलाइन बनाओ. 35 जाएगा. 35 तो जाएगा. 35 जाएगा, 32 कैपिटलाइज होगा. आपका सबसे पहले ये ईयर है 1st April 2019, ये 31st March 2020. ठीक है. इसमें आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया किस दिन फुलफिल हुआ? 1st January. 1st जनवरी को. 1st जनवरी 2020. आप कह रहे हो पूरे साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ आपका? 67 lakhs का. पूरे ईयर में 67 lakhs का होगा. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ और यहाँ तक का एक्सपेंडिचर कितना था? 35. तो इससे पहले का एक्सपेंडिचर 35 P&L में जाएगा. हाँ सॉरी. और ये 32 आपका हो जाएगा कैपिटलाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट कितना हो जाएगा? 35. कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31st March 20, 32. समझ आया आप लोगों को? पीछे 32 पे आप इंटेंजिबल एसेट शो कर दोगे. उसके बाद फर्दर एक्सपेंडिचर कितना हुआ नेक्स्ट ईयर में? 105 31st March 21 तक 105 का और एक्सपेंडिचर हो गया. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी बन चुकी थी? 137. 105 प्लस 32 137 की वैल्यू हो चुकी थी. रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 89 की. आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर 31st March 21. अब 31st March 21 में तो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो जाएगा कितने का? 137 48. 137 minus 18. 137 minus 89. आपका कितना एक्सपेंडिचर आ गया? 48 का. दैट विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट. और लास्ट क्वेश्चन पूछा अब कैरिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? रिकवरेबल अमाउंट की इक्वल आ जाएगी. ठीक है. समझ आ गया ना आपको? पक्का पीछे दोनों को 89 राइट. 89 क्या है? 89 उसकी कैरिंग अमाउंट होगी. देखो आपका रिकवरेबल अमाउंट की इक्वल हो जाएगी ना. मतलब अगर हम एनआरबी है मतलब. हाँ एनआरबी. रिकवरेबल अमाउंट ना निकालना सीखेंगे. वैसे एनआरबी नहीं कहते हम उसको. दो चीजें करके उसके बाद निकालते हैं. ठीक है. वो AS28 में देखिए. AS28 का कंसेप्ट लग रहा है लेकिन क्वेश्चन तो इसी का है. ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है AS26. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा आपका. फिर हो जाएगा. आगे सारे ही हो जाएंगे. फ्यूचर कैश फ्लो का फिक्स करना फ्यूचर कैश फ्लो वाला डिफाइनेशन डिवाइड करेंगे वहां से रेशियो आएगी उससे. हाँ एक वही क्वेश्चन बता रहे थे. देखो जो अभी क्वेश्चन कह रहा है ना उसका एक सिमिलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21 वर्क कर लेना अच्छे से. 18th क्वेश्चन देखो. A company acquired patent right for rupees 1200 lakhs. आपकी कॉस्ट लगे 1200 lakhs. The product life cycle has been estimated to be 5 years and the amortization was decided in the ratio of estimated future cash flows. मतलब कैश फ्लोज के बेसिस पे amortization चार्ज कर. Estimated future cash flows आपके ये सारे. आफ्टर 3rd year मतलब कि आप 3 साल का amortization लगा चुके थे.
उसके बाद it was ascertained that patent would have an estimated balance future life of 3 years. मतलब आप इनिशियली 5 years लेके चले थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक का आपका पीरियड हो चुका था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बैलेंस लाइफ आपकी 3 years की हो रहा है, मतलब कि ये दो तो थे ही, 1 साल हो, और इस ईयर में आप कह रहे हो कि आपका कैश फ्लो कितने का होगा, 150 lakhs का, क्योंकि बाकी दो के तो आपके ऑलरेडी अवेलेबल थे, इसका 150 बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमोर्टाइजेशन पैटर्न। आपका अमोर्टाइजेशन पैटर्न बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, शुरू के सालों में तो कैसे लगेगा, इसकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे 1200 lakhs को, 3 साल बाद जो भी WDV बच रही होगी वो आप किस रेशियो में चार्ज करेगी, 300 300 150 की रेशियो में। प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, यही बात है। समझ आया आपको? बताती हूँ, देखो 6 6 ये आपके पास ईयर है, 1 2 3 3 साल के बाद हम जो डिनोमिनेटर में 750 लेंगे ना, जो वैल्यू हाँ बच रही है, एक बार कैलकुलेट कर लो। आपको इनिशियल कैश फ्लोज कितने बता रखे हैं, 600, उसके बाद क्या था 300 300, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 6th ईयर का तो नहीं पता था, आप इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे थे। टोटल आपकी कॉस्ट थी 1200 की, इनका टोटल कितना आ रहा है 1800 और 2400, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ईयर में जो अमोर्टाइजेशन होगा वो कितना होगा, 600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 2400, कितना आ गया ये 300। तो हर साल सेम ही जा रहा होगा ये तो 300। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बच गई, 300 की वैल्यू बच गई। अब वो रिमेनिंग 300 किस रेशियो में चला जाएगा, इस रेशियो में। 1200 में से 900 चलेंगे, 300 बचे। समझ आया ऋषि? यहाँ तक आपका मोटाइजेशन चार्ज हो चुका था हर साल 300 300 का। अब आपकी वैल्यू कितनी बच रही थी, उसको आप इस पे चार्ज कर। जो लिखा है रेशियो में बांट है वो भी कुछ नहीं पड़ेगा। जो ये वेट्स निकाल रहे हो मोटाइजेशन, कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है ना 600 बाय 2400 इंटू 1200, ऐसे भी कॉल पे लिख दिया शायद पॉइंट में। वेट्स दे दी ना इन्होंने, रेशियो निकाल दी, रेशियो कैलकुलेट कर दी। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट्स आ जाएंगे। हाँ जी समझ आ गया आपको? आपको आ गया अनुराधा? आप लोगों को आ रहा है, इशिका तनिष्का? तनिष्का समझ आ यस रहा है? मैम, यस। हाँ। तो इस टाइप के भी आपको 1 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये ब्रांड वाला क्वेश्चन जो बताई थी, वो कह रहे हैं फेमस ब्रांड है तो मोटाइज नहीं करेंगे, बट वो गलत है। तो इस टाइप के आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे हो जाएंगे आपके। बस कुछ नहीं आप बता रहे, बेसिक है, ठीक है। ये रिवाइज कर लेना, केस 26।